अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनवरी टू जून 2022 का पार्ट नंबर 3। हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स, एप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एमओयूज, स्कीम्स, इवेंट्स एट्सेट्रा। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेरन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। इंटरनेशनल फेरन डे किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 इज द करेक्ट आंसर। 21 को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल फेरन डे। और एम क्या है? एम यही है कि वी हैव टू ब्रिंग बैक एंड कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ फेरन विच इज स्लोली लूजिंग इट्स टच। ऑल राइट, जो आजकल की जेन जी है, जिसको बोलते हैं, जो यूथ है, जेन जी है, उनको लगता है कि ये बैकवर्ड कल्चर है फेरन पहनना। ये फेरन वही पहनते हैं जो बैकवर्ड हैं। इसीलिए उनकी सोच को बदलने के लिए और अपने कल्चर को रिवाइव करने के लिए इंटरनेशनल फेरन डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 21 ऑल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट एवर GI टैग्ड हैंड नॉटेड कारपेट्स वेर फ्लैग्ड ऑफ टू यूरोप फ्रॉम दिल्ली, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज नॉट रिसीव्ड द GI टैग सो फार। पहली बार हैंड नॉटेड कारपेट्स को एक्सपोर्ट किया गया दिल्ली से, कहाँ? यूरोप। और यूरोप में भी कहाँ पे? जर्मनी। यूरोप में भी कहाँ पे? जर्मनी। ऑलराइट, आपको बताना है कि इनमें से किस प्रोडक्ट को अभी तक GI टैग नहीं मिला है। आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन इन टुडेज सेशन बिकॉज क्लियर करने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी जो GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके रिलेटेड कंफ्यूजन है, तो आज हम उसको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो प्रोडक्ट्स ऊपर मेंशन्ड है इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग नहीं मिला है। कश्मीरी विलो बैट GI टैग इसको नहीं मिला है, गुच्छी मशरूम को GI टैग नहीं मिला है, एंड अम्बरी विच इज़ द बेस्ट वैरायटी ऑफ एप्पल फ्रॉम शोपियां, इसको भी GI टैग नहीं मिला है। एक बार फिर से, कश्मीर विल्लो बैट को GI टैग नहीं मिला है, गुच्छी मशरूम को GI टैग नहीं मिला है, एंड अम्बरी बेस्ट वैरायटी ऑफ एप्पल फ्रॉम शोपियां, इसको भी GI टैग नहीं मिला है। गुच्छी मशरूम के लिए GI टैग की मांग की गई है। GI टैग हैज बीन सॉट फॉर गुच्छी मशरूम, बट अभी इसको GI टैग नहीं मिला है। ऑल राइट, आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक प्रोडक्ट है उसका नाम है कलाड़ी, ये 2021 में न्यूज़ में था। एक प्रोडक्ट है इसका नाम है कलाड़ी। इट इज़ अ राइपन्ड चीज़ प्रोडक्ट फ्रॉम उधमपुर। इट इज़ अ राइपन्ड चीज़ प्रोडक्ट फ्रॉम उधमपुर एंड इसके लिए भी GI टैग की मांग की गई है। अभी इसको GI टैग नहीं मिला है, बट GI टैग की मांग की गई है। कलाड़ी, इट इज़ अ राइपन्ड चीज़ प्रोडक्ट फ्रॉम उधमपुर। ऑल राइट, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिनको GI टैग मिला है? नोट कीजिए मेरे साथ। पश्मीना, सैफरॉन, पेपर माशी, हैंड नॉटेड कारपेट, सोजनी क्राफ्ट, खत्म बंद, वॉलनट वुड कार्विंग एंड काइनिशॉल। एक बार फिर से, पश्मीना, सैफरॉन, पेपर मैशी, हैंड नॉटेड कारपेट, काइनिशॉल, सोजनी क्राफ्ट, खत्म बंद एंड walnut wood carving. These are 8 products from Jammu and Kashmir that have received the GI tag so far. GI tag has been sought for guchi mushroom, but उसको अभी GI tag नहीं मिला है। GI tag has been sought for कलाड़ी, but अभी इस प्रोडक्ट को GI tag नहीं मिला है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हैंड नॉटेड कारपेट्स हैं, कुछ टाइम पहले इनके लिए गवर्नमेंट ने एक QR कोड सर्टिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस किया था। QR की फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स। एक QR कोड सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस की गई थी किनके लिए? हैंडमेड कश्मीरी कारपेट्स। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर्स होंगे वो इससे वेरीफाई कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी।
customers can verify authenticity of handmade Kashmiri carpets by using QR कोड। जो QR कोड सर्टिफिकेशन होगी, कस्टमर उसको स्कैन करके पूरी इंफॉर्मेशन पता कर सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या एक काउंटरफीट प्रोडक्ट है। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्चेस विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च की विलेज डिफेंस गार्ड्स स्कीम। राइट, इस स्कीम में क्या होगा? इस स्कीम में होगा ये कि जो विलेजेस हैं, स्पेशली जम्मू डिवीजन में जो माउंटेनियस विलेजेस हैं या माउंटेनियस एरियाज हैं जिनका बॉर्डर लगता है किससे? पाकिस्तान से। उन विलेजेस में होगा ये कि मैक्सिमम 15 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया जाएगा। मतलब ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स बनाएंगे, लेकिन हर किसी ग्रुप में मैक्सिमम 15 मेंबर्स होंगे। और उनका काम क्या होगा? उनका काम ये होगा कि दे विल बी प्रोवाइडेड विद वेपन। उनको राइफल दी जाएगी एंड उससे वो क्या करेंगे? फिर वो अपने विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। और जो ये मेंबर्स होंगे इनको बोलेंगे विलेज डिफेंस गार्ड्स। इनको क्या बोलेंगे? विलेज डिफेंस गार्ड्स। ऑलराइट, हर किसी ग्रुप में कितने मेंबर होंगे? 15। एंड ईच ग्रुप विल बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द आर्मी और J&K पुलिस। या तो आर्मी का कोई रिटायर्ड ऑफिसर इस ग्रुप को हेड करेगा, या तो J&K पुलिस का कोई रिटायर्ड ऑफिसर इस ग्रुप को हेड करेगा। ऑलराइट, और काम क्या होगा? काम यही होगा कि जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होती है उसको रोकना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं उनके विलेजेस में उनको प्रोटेक्ट करना, जो कम्युनिटी इंस्टॉलेशंस हैं जैसे कि वाटर टैंक होती है या बाकी हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल होते हैं, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उसको उन कम्युनिटी इंस्टॉलेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को प्रोटेक्ट करना। ऑलराइट, और ये स्कीम कहां पे होगी? जम्मू में, जम्मू डिवीजन में, स्पेशली जम्मू के माउंटेनियस एरियाज में, यानी कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे। ऑलराइट, और जो ये हेड होगा विलेज डिफेंस, मतलब ये जो ग्रुप होगा उसका हेड, ही विल बी पेड 4500 रुपीज पर मंथ। जो बाकी मेंबर्स होंगे दे विल बी प्रोवाइडेड रुपीज 4000 पर मंथ। ऑलराइट, आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम, विलेज डिफेंस गार्ड्स के ग्रुप बनाए जाएंगे, मैक्सिमम 15 मेंबर्स का एक ग्रुप। ईच ग्रुप विल बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। काम क्या होगा? टू प्रोटेक्ट देयर विलेज फ्रॉम टेररिस्ट्स एंड टू प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशंस एंड कम्युनिटी इंस्टॉलेशंस। ये उन वल्नरेबल या माउंटेनियस एरियाज में जिनका बॉर्डर लगता है किससे? पाकिस्तान से। ऑलराइट, आई होप ये स्कीम भी आपको क्लियर हो गई होगी। अंडर द नेशनल बैम्बू मिशन, हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर एनुअल एक्शन प्लान 2022-2023? नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर आपको बताना है कि कितना अमाउंट प्रपोज किया गया है फॉर जम्मू एंड कश्मीर एनुअल एक्शन प्लान 2022-2023। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है कि नेशनल बैम्बू मिशन जो है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2018-19। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का पहला बैम्बू विलेज कहां पे बना है? बना है त्रिपुरा में एंड उसका नाम है बाशग्राम। इंडियाज फर्स्ट बैम्बू विलेज, उसका नाम है बाशग्राम एंड ये कहां पे बना है? त्रिपुरा में। ऑलराइट, और बैम्बू इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं ग्रीन गोल्ड। बैम्बू को क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड इसको बोलते हैं, बिकॉज इसकी इतनी ज्यादा यूजेस हैं। ठीक है, ये इतना ज्यादा कमर्शियली वायबल चीज है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीन गोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन गोल्ड। कभी इसको बोला जाता है ग्रीन स्टील, इसको क्या बोला जाता है? कभी कभी ग्रीन स्टील। ऑलराइट, एंड बैम्बू जो है ये ग्रास फैमिली में आता है। किस में आता है? ग्रास फैमिली, यानी कि बैम्बू इज अ टाइप ऑफ ग्रास। ऑलराइट, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जन भागीदारी पोर्टल मूव्ड टू डिफरेंट सर्वर फॉर स्पीड। जन भागीदारी पोर्टल को एक डिफरेंट सर्वर पे
शिफ्ट किया गया फॉर स्पीड, ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी स्लो चल रहा था, जो यूज़र्स थे उनको इस वेबसाइट को एक्सेस करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। अब ये जन भागीदारी पोर्टल क्या है? ये एक वेबसाइट है जिसमें आपको, अगर आपके एरिया में कोई डेवलपमेंटल वर्क चल रही है, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, आप उस वर्क को कैसे सर्च कर सकते हो? आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम और विलेज का नाम वहां पे डालोगे, आपको मिल जाएगा कि आपके विलेज में कौन कौन सी डेवलपमेंटल वर्क अभी चल रही है। एंड इस पोर्टल में एक ऑप्शन होता है यूजर्स को, दे कैन सेंड फीडबैक अबाउट एनी वर्क बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट इन देयर एरियाज। जो भी डेवलपमेंटल वर्क उनके एरिया में हो रही है, वो काम अच्छी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यूजर्स कैन ऑल्सो सेंड देयर फीडबैक टू द गवर्नमेंट यूजिंग जन भागीदारी वेबसाइट, यानी कि जन भागीदारी पोर्टल। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What is the estimated budget of Union Territory of Jammu and Kashmir for the financial year 2022-2023? फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए बजट, एस्टिमेटेड बजट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कितना था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.12 लाख करोड़। 1.12 लाख करोड़। ऑलराइट, और फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर जो एस्टिमेटेड है वो कितनी है? 7.5%। जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 is 7.5. It is estimated GDP growth rate. All right. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर काम कर रहा है कि उसकी इकोनॉमी डबल हो इन कमिंग 5 years। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर इज ट्राइंग टू डबल द साइज ऑफ इट्स इकोनॉमी इन 5 years। जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि यहां की जो इकोनॉमी है उसको डबल किया जाए। कितने सालों में? कमिंग 5 years। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, एज पर द ऑफिशियल डेटा द साइज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K's इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, यानी कि पिछला फाइनेंशियल ईयर, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से साइज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 was 1.89 lakh crores। 1.89 lakh crores। ऑलराइट, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, J&K को एक सेंट्रल असिस्टेंस मिली, कितने की? 35,581.44 करोड़। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, J&K received central assistance of rupees 35,581.44 करोड़। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है, सारे फिगर्स आपको याद रखनी है। इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रैक्टिस सेट्स में हमने डिस्कस किया था सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020। इसका डेटा आया किसमें? 2022 में। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो क्रूड बर्थ रेट है वो है 19.5। इंडिया की जो क्रूड बर्थ रेट है वो है 19.5। टोटल फर्टिलिटी रेट वो कितनी है? 2.0। अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट ये है 15। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट ये है 20। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये है 28 एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये है 32। एक बार फिर से, क्रूड बर्थ रेट 19.5, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0, अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 15, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 20, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 32। ये डेटा है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 के हिसाब से जो रिपोर्ट आई 2022 में। ये पूरे इंडिया की बात हो रही है। ऑलराइट, ये आपको ध्यान रखना है। अब
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर होल इंडिया कितनी है? अभी हमने देखा 28। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर मेल्स ओनली, लेकिन पूरे इंडिया की, वो कितनी है? वो भी है 28। अगर आपसे पूछा जाए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स बट फॉर फीमेल्स ओनली, लेकिन फॉर होल इंडिया, वो भी कितनी है? 28। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन मेल्स वो भी है 28 फॉर होल इंडिया, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर फीमेल्स पूरे इंडिया के लिए वो भी है 28। ऑल राइट, बट अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के लिए बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 17। जम्मू एंड कश्मीर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 17। मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितनी है? 16। एंड फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर कितनी है? 18। एक बार फिर से, जम्मू एंड कश्मीर के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है? अभी मैंने बोला 17। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी मेल्स के लिए कितनी है? 16। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फीमेल्स के लिए कितनी है? 18। इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज मोर देन मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इन जम्मू एंड कश्मीर फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज मोर एज कंपेयर टू मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑल राइट, ये आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, उसमें एक गोल ये भी है कि आपको जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है उसको रखना है लेस और इक्वल टू 12 बाई 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट शुड बी लेस और इक्वल टू 12 बाई 2030। ये टारगेट है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का, एंड जम्मू एंड कश्मीर ने 2022 में ही इस टारगेट को अचीव किया। मैंने क्या बोला? जम्मू एंड कश्मीर ने अचीव किया नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का टारगेट, जो इसका एसडीजी टारगेट था। एसडीजी टारगेट कितना था इसका? लेस और इक्वल टू 12 बाई 2030। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल राइट, कुछ भी भूलना नहीं है। और मैंने ये भी बोला कि जम्मू एंड कश्मीर की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है? 17। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मेल्स कितनी है? 16। एंड फीमेल्स के लिए 18। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जम्मू एंड कश्मीर की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 17, मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 16 एंड फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 18। दैट मीन जम्मू एंड कश्मीर में फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसीलिए मैं इन पे इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अप्रूव की फर्स्ट एवर एफडीआई पॉलिसी। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अप्रूव्स फर्स्ट एवर एफडीआई पॉलिसी फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑल राइट, एंड अंडर दिस एफडीआई पॉलिसी J&K government will facilitate investments exceeding rupees 100 crores with minimum 51% foreign equity। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने पहली एफडीआई पॉलिसी अप्रूव की फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेगा जहां पे इन्वेस्टमेंट होगी मोर देन 100 करोड़ एंड उसमें 51% होगी फॉरेन इक्विटी। ऑल राइट, एंड दिस एफडीआई पॉलिसी विल बी वैलिड फॉर 10 years। दिस एफडीआई पॉलिसी विल बी वैलिड फॉर 10 years। ऑल राइट, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी 2021 में लाई थी, उसका नाम है J&K फिल्म पॉलिसी 2021। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी, उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2021। इस पॉलिसी में यह था कि अगर किसी मूवी या किसी फिल्म की यहाँ पे उसकी शूटिंग होती है, यानी कि किसी मूवी की प्रोडक्शन यहाँ पे होती है, उसकी शूटिंग होती है,
जितनी ज़्यादा उस मूवी की शूटिंग जम्मू एंड कश्मीर में होगी, उस हिसाब से उस मूवी जो प्रोड्यूसर होगा उसको उतनी सब्सिडी मिलेगी, उसको उतनी सब्सिडी मिलेगी। ऑलराइट। और इसी के रिलेटेड एक न्यूज़ है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक फिल्म डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक फिल्म डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया एंड इस फिल्म डेवलपमेंट फंड का कॉर्पस है 500 करोड़। इसका इस फंड का कॉर्पस कितना है? 500 करोड़ फॉर 5 ईयर्स। 500 करोड़ फॉर 5 ईयर्स। यानी कि अब जब J&K फिल्म पॉलिसी लॉन्च की गई है तो अब जो मूवी यहाँ पे शूट होगी अब सब्सिडी देनी पड़ेगी, उसी के लिए ये फिल्म डेवलपमेंट फंड बनाया गया है इन द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। इन द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एंड फिल्म डेवलपमेंट फंड का कॉर्पस कितना है? 500 करोड़ फॉर 5 ईयर्स। ऑलराइट, आई होप ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। Jammu and Kashmir has become the first state or union territory to set up Atal Tinkering Lab in partnership with the Government of India think tank Niti Aayog. What is the total number of Atal Tinkering Labs to be established in India? जम्मू एंड कश्मीर पहली स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनी जहां पे अटल टिंकरिंग लैब सेटअप की गई विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग। आपको बताना है कि पूरे इंडिया के लिए क्या टारगेट है अटल टिंकरिंग लैब्स का, मतलब कितनी लैब्स एस्टैब्लिश करनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10,000 इज द करेक्ट आंसर। 10,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट। एंड ये अटल टिंकरिंग लैब क्यों बनाई जा रही हैं? बिकॉज साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है स्कूल्स में। एंड जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू सेट अप अटल टिंकरिंग लैब इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग। ऑलराइट। एंड अटल टिंकरिंग लैब जो है ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये है अटल इनोवेशन मिशन का कॉन्सेप्ट। किसका? अटल इनोवेशन मिशन का कॉन्सेप्ट। एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन इज चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। LG Manoj Sinha lays the foundation stone for तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। LG मनोज सिन्हा ने फाउंडेशन स्टोन रखी किसकी? तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की। पहले आप ये इमेज देखिए, यहां पे ये कोई रिवर है यहां पे, एंड जो इसके बैंक्स हैं यहां पे डेवलपमेंट की गई है, यानी कि एस्थेटिक्स को बढ़ाया गया है, पार्क वगैरह बनाई गई है या कहीं कोई फाउंटेन लगाया गया है, ब्यूटिफाई किया गया है इसके रिवर के बैंक्स को। ऑलराइट, इसी को बोलते हैं रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। ऑलराइट, यहां पे आइए। तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ साबरमती रिवर फ्रंट इन गुजरात। यानी कि साबरमती रिवर फ्रंट इन गुजरात की तर्ज पे ही तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। ऑलराइट। एंड a 3.5 kilometer river front is intended to be built in 2 phases as part of the project। 3.5 kilometer river front बनाना है in 2 phases। ऑलराइट। एंड इसमें जॉगिंग ट्रैक्स होंगे, वॉकवेज होंगे, ग्रीन स्पेसेस, साइकिलिंग ट्रैक्स, ठीक है, इंटरसेप्टर ड्रेन्स, एम्बैंकमेंट्स, ये सारी चीजें इस रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बनाई जाएंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड एंड श्री बालाजी एनजी कॉन्स लिमिटेड साइंड अ पैक्ट फॉर द रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। यानी कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन, एंड श्री बालाजी एनजी कॉन्स लिमिटेड, ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर किसको बनाएंगी? तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। ऑलराइट, ये न्यूज थी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो तवी रिवर है, फॉर एग्जांपल अगर ये तवी रिवर है, ये इसका कोर्स है। तवी रिवर के राइट बैंक पे है अमर महल पैलेस, अमर महल पैलेस, एंड लेफ्ट बैंक पे है बाहू फोर्ट, लेफ्ट बैंक पे है बाहू फोर्ट। आप इसको कैसे याद करोगे? आप ऐसे लिखो, ये है टी, यहां पे है राइट साइड पे ए, ये है बी,
यानी कि अमर महल पैलेस एंड बाहू फोर्ट। तवी रिवर के राइट बैंक पे है अमर महल पैलेस एंड लेफ्ट बैंक पे है बाहू फोर्ट। एंड तवी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। तवी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। तवी रिवर को बोला जाता है सूर्यपुत्री। एंड निकलता कहाँ से है रिवर? कैलाश कुंड भदरवा डोडा। कैलाश कुंड से, जो कि है कहाँ पे? भदरवा डोडा। ऑलराइट। ये जो चेनाब है, चेनाब की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? मारूसुदर रिवर, मियार रिवर, बिचलरी एंड तालसुन। मारूसुदर, मियार, बिचलरी एंड तालसुन, दीज आर दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ चेनाब। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तवी, नेरू, याबू एंड मंडियाल। तवी रिवर, नेरू रिवर, याबू रिवर एंड मंडियाल रिवर, दीज आर दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ चेनाब। यानी कि तवी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। राइट। Jammu and Kashmir government signed agreement with Dash for exchange of knowledge on saffron and other temperate crops. जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने किस स्टेट के साथ अग्रीमेंट साइन किया फॉर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज ऑन सैफरॉन एंड अदर टेम्परेट क्रॉप्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। इंडिया में सैफरॉन की डिमांड कितनी है? सैफरॉन की डिमांड है 100 टन। सैफरॉन की डिमांड है 100 टन, लेकिन इंडिया कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है? 6 to 7 टन। 6 to 7 टन। ठीक है। अब इंपोर्ट करने से अच्छा ऑप्शन है कि आप डोमेस्टिकली इस क्रॉप को ग्रो करो। इंडिया में सबसे ज्यादा सैफरॉन कहां पे ग्रो होता है? जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली पांपोर पुलवामा। अब हुआ यह कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने सिक्किम के साथ अग्रीमेंट साइन किया, बिकॉज ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इसका जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस मैच होती हैं जम्मू एंड कश्मीर के साथ, स्पेशली कश्मीर के साथ। इसीलिए ट्राई किया जा रहा है कि सैफरॉन को कल्टीवेट किया जाए या ग्रो किया जाए किस में? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, स्पेशली सिक्किम। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने सिक्किम के साथ अग्रीमेंट साइन किया। सिक्किम में एक जगह है, उस जगह का नाम है यांग यांग। उस जगह का नाम है यांग यांग। यहां पे सैंपल प्लांटेशन उसको ग्रो किया गया है, किसके? सैफरॉन के। ऑलराइट। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इंडिया की अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, जो कि है सिक्किम में। इसकी हाइट है 8586 मीटर्स, यानी कि 8586 मीटर्स इज द हाइट ऑफ कंचनजंगा। ये भी सिक्किम में है ये माउंटेन, एंड इट इज द हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड पीक ऑफ इंडिया। ऑलराइट। K2 जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में आती है, जिसको बोलते हैं गॉडविन आस्टन। राइट। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी सिक्किम है। यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया इज सिक्किम, एंड फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट ऑफ इंडिया, वो भी कौन है? सिक्किम। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम, फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट वो भी है सिक्किम। जो सैफरॉन होता है, कौन सा पार्ट, मतलब जो सैफरॉन फ्लावर होता है उसका कौन सा पार्ट सैफरॉन बनता है? याद रखिए, सैफरॉन का जो फ्लावर होता है उसका स्टिग्मा इससे बनता है सैफरॉन, इससे बनता है सैफरॉन। एंड साइंटिफिक नेम ऑफ सैफरॉन या बायोलॉजिकल या बॉटनिकल नेम ऑफ सैफरॉन इज क्रोकस सैटाइवस। क्रोकस सैटाइवस। एंड दुनिया में ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द वर्ल्ड। ईरान में 90% सैफरॉन ग्रो होता है पूरी दुनिया का। 90% ऑफ द सैफरॉन इज प्रोड्यूस्ड इन ईरान अलोन। गवर्नमेंट ने सैफरॉन प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए एक नेशनल सैफरॉन मिशन भी इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 2010-11। सैफरॉन को की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल सैफरॉन मिशन भी इंट्रोड्यूस किया था 2010-11 में। ऑलराइट। एंड इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर, ये भी बनाया गया कहां पे? दुस्सू पांपोर पुलवामा। दुस्सू पांपोर पुलवामा में इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर भी बनाया गया। ऑलराइट। इस पे पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था कि ये इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर कहां पे है? उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था दुस्सू पांपोर। ऑलराइट।
यहां पे आइए इस स्लाइड पे। एक प्रोजेक्ट है उसका नाम है सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है उसका नाम है सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में होगा क्या? होगा ये कि एक इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, इसको बोलते हैं नेक्टर। इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। इसका हेडक्वार्टर है मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। ऑलराइट, ये इंस्टीट्यूशन अंडर सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? इसने कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में एंड मेघालय में। अरुणाचल प्रदेश में एंड मेघालय में नेक्टर ने कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है एंड इसको इस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से यहां पे चांसेस हैं किसकी? सैफरॉन कल्टीवेशन की। ऑलराइट, यानी कि अंडर सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में एंड मेघालय में। ऑलराइट, यहां पे इस क्रॉप को ग्रो करने की कोशिश की जाएगी। करेगा कौन? नेक्टर, जिसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। ऑलराइट, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट इज 17.68 lakhs। टोटल कॉस्ट ऑफ सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट इज 17.68 lakhs। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है, इतना ही आपके लिए काफी है। Jammu and Kashmir becomes the first union territory to be integrated with National Single Window System। जम्मू एंड कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी बनी जिसका जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है उसको इंटीग्रेट किया गया। किससे? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से। ऑलराइट, यह भी आपको याद रखना है, ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है इट इज लिंक्ड विद इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम is linked with India Industrial Land Bank which hosts 45 industrial parks of Jammu and Kashmir। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो भी इन्वेस्टर जिसको इंडस्ट्री लगानी या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना होगा जम्मू एंड कश्मीर में, उसको एक ही जगह पे सारे अप्रूवल्स मिलेंगे। जो भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, एक ही वेबसाइट पे उसको सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे। उसको इधर उधर गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भागना नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, इससे क्या होता है? इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन चीजों से होता है, बिजनेस करने में आसानी होती है। ऑलराइट, एंड जो जम्मू एंड कश्मीर का क्लियरेंस सिस्टम है उसका नाम है J&K सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। J&K सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। ऑलराइट, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इट वाज लॉन्च्ड इन September 2021 बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ये वाला जो पूरे नेशनल लेवल पे है उसका नाम है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। इट वाज लॉन्च्ड इन September 2021 by Commerce and Industry Ministry। India will host G20 summit in 2023। It will be the 18th edition of G20, which among the following group of countries form the G20 troika at present। इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट इन 2023 और ये होगा 8th एडिशन ऑफ G20। आपको बताना है एट प्रेजेंट G20 का जो ट्रॉयका होता है उसमें कौन कौन सी कंट्री है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील अभी के टाइम पे फॉर्म G20 ट्रॉयका। यहां पे आइए, G20 इसमें 19 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, यानी कि टोटल 20 मेंबर्स, इसीलिए इसको बोलते हैं G20। 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में खुद 27 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि G20 में 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, ये मिलके बनाती हैं
G20। 2021 की जो समिट थी वो रही इटली में। 2021 में जो समिट हुई वो रही कहां पे? इटली में। और वो 16th एडिशन था ऑफ G20 समिट। 2022 में G20 समिट कहां पे रही? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी कहां पे? बाली। इंडोनेशिया में भी कहां पे? बाली। ये था 17th एडिशन ऑफ G20। एंड इस 17th एडिशन की थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर स्ट्रॉन्गर was the theme of G20 Summit 2022 which was hosted by या presided by Indonesia। ऑलराइट, अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इज जोको विडोडो। जोको विडोडो, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स की पॉपुलेशन भी कहां पे है? इंडोनेशिया। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है। अब 1 दिसंबर 2022 को इंडिया ने टेक ओवर किया प्रेसिडेंसी ऑफ G20 समिट। यानी कि G20 प्रेसिडेंसी इंडिया ने कब से संभाली? 1 दिसंबर 2022। ये डेट भी आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड पहली बार G20 समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है। इंडिया पहली बार G20 समिट को होस्ट करने जा रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने ली 1 दिसंबर 2022 को। किससे ली? इंडोनेशिया से। ऑलराइट, एंड 2023 की जो समिट है वो है 18th एडिशन ऑफ G20। कुछ मीटिंग्स जम्मू एंड कश्मीर में भी होंगी। कुछ मीटिंग्स G20 समिट 2023 की जम्मू एंड कश्मीर में भी होंगी। थीम ऑफ G20 समिट 2023 जो इंडिया होस्ट कर रहा है उसका थीम है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम, इट मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। Theme of G20 Summit 2023, which is being hosted by India, is Vasudev Kutumbakam, जिसकी ट्रांसलेशन है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 2024 का G20 समिट होगा उसको होस्ट करेगा ब्राजील। उसको होस्ट करेगा ब्राजील। यानी कि 2022, 2023 एंड 2024। 2022 में होस्ट किया था इंडोनेशिया ने, 2023 में होस्ट करेगा इंडिया, एंड 2024 में होस्ट करेगा ब्राजील। यानी कि इसके पास थी, इसके पास है, अब उसके बाद प्रेसिडेंसी कहां जाएगी? ब्राजील। जो ये कंट्रीज होती है ना जिसके पास थी प्रेसिडेंसी, जिसके पास है और जिसके पास प्रेसिडेंसी जाएगी, इसको बोलते हैं G20 ट्रॉइका। इसको क्या बोलते हैं? G20 ट्रॉइका। यानी कि प्रीसीडिंग होस्ट, करंट होस्ट एंड सक्सीडिंग होस्ट, ये तीनों क्या मिलके बनाती हैं? G20 ट्रॉइका। ये चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी के टाइम पे है इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। एंड G20 की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जो G20 का ट्रॉइका है इसमें तीनों कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ऑलराइट, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस यहां पे किया है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, अभी हमने जिक्र किया किसका? ब्राजील का। कैपिटल ऑफ ब्राजील इज ब्रासीलिया। कैपिटल ऑफ ब्राजील इज ब्रासीलिया। एंड रिसेंटली ब्राजील में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए एंड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील इज लूला डा सिल्वा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील इज लूला डा सिल्वा। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? वर्कर्स पार्टी। इनकी पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी। हराया किसको? जायर बोल्सोनारो। हराया किसको? जायर बोल्सोनारो। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड, बहुत ज्यादा इनको क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज जायर बोल्सोनारो का बहुत वीक रेस्पॉन्स रहा था टुवर्ड्स कोविड-19। ठीक है, अब इलेक्शंस हुए एंड ही लॉस्ट टू लूला डा सिल्वा एंड नाउ लूला डा सिल्वा इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील एंड लूला डा सिल्वा की पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी। ऑलराइट, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हो गया G20 का मामला। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है G7। एक और ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है G7। इसमें कम मेंबर्स हैं, वो आपको याद रखने। कैसे? मेरे साथ एक ट्रिक याद कीजिए। आज विंटर्स है, वैसे भी आज
बहुत सारे लोगों को हलवा पसंद होता है। एक बंदा है, उस बंदे का नाम है गैब्रिफ। बंदे का नाम क्या है? गैब्रिफ। इस गैब्रिफ को सूजी का हलवा काफी पसंद है। क्या ट्रिक है? गैब्रिफ को सूजी का हलवा पसंद है। यानी कि मेंबर्स ऑफ G7 आर कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन यानी कि यूके एंड फ्रांस। 7 मेंबर्स ऑफ G7, कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन मतलब यूके। ऑलराइट, ये आप ट्रिक याद करोगे। मेंबर्स ऑफ G7, कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, यूके यानी कि ब्रिटेन एंड फ्रांस। दीज आर दी 7 कंट्रीज या 7 मेंबर्स ऑफ G7। ऑलराइट, 2022 का G7 समिट किसने होस्ट किया? जर्मनी। किसने होस्ट किया? जर्मनी। एंड इट वाज द 48th एडिशन ऑफ G7। 2022 summit of G7 was hosted by Germany and it was the 48th summit of G7। जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है शुलॉस एलमाउ। शुलॉस एलमाउ, शुलॉस एलमाउ। इस शहर में G7 समिट को होस्ट किया किसने? जर्मनी ने। 2023 समिट ऑफ G7 इसको होस्ट करने जा रहा है जापान। इसको होस्ट करने जा रहा है जापान। एंड 2024 G7 समिट इसको होस्ट करेगा इटली। इसको होस्ट करेगा इटली। राइट, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, G20 शेरपा जिसको इंडिया ने शेरपा बनाया है वो है अमिताभ कांत। ही वॉज द फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग। G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। शेरपा मतलब वो पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रिपरेशन, जो पूरी तैयारी करेगा किसी बड़े इवेंट के लिए, जैसे कि G20 इवेंट के लिए जो सारी प्रिपरेशन का जायजा लेगा, उसी को बोलते हैं शेरपा। एंड G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत, हु इज द फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग। ऑलराइट, ये है G20 जो समिट जो इंडिया होस्ट करेगा 2023। ये है इसका लोगो। इसके लोगो में है एक लोटस फ्लावर एंड इसके जो 7 लीव्स हैं दे रिप्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स। एंड थीम क्या है इसकी? थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऑलराइट, अभी तक हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जम्मू एंड कश्मीर रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री एंड सिक्योर सेकंड रैंक इन टेली कंसल्टेशन। जम्मू एंड कश्मीर को पहला अवार्ड मिला किसमें? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन में। जम्मू एंड कश्मीर को पहला अवार्ड मिला आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन में। एंड सेकंड प्लेस मिली किसमें? टेली कंसल्टेशन में। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। Indian Overseas Bank has extended a loan of rupees 1,000 crores to Jammu and Kashmir Infrastructure Development Finance Corporation, who among the following is the current MD and CEO of Indian Overseas Bank? Indian Overseas Bank ने 1,000 करोड़ रुपीस का लोन दिया किसको? JKIDFC को। आपको बताना है इनमें से एट प्रेजेंट कौन है MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार श्रीवास्तव इज द करेक्ट आंसर। अजय कुमार श्रीवास्तव इज द करेक्ट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको बनाया गया 5 सितंबर 2018। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जो बहुत टाइम से पड़े हुए थे और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा, इसको रेज कर रहे हैं फंड्स अप टू 8,000 करोड़। जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज टू रेज फंड्स अप टू 8,000 करोड़। और उन ये जो फंड्स रेज करेगा उसके बाद ये जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 6,000 लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स वर आइडेंटिफाइड। फिर इस पैसे से इन प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाएगा। ऑलराइट, एंड चेयरमैन ऑफ JKIDFC इज Dr. Arun Kumar Mehta, who at present is serving as the Chief Secretary of Jammu and Kashmir Union Territory. All right. एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस सेट्स में मैंने आपसे डिस्कस किया है, बस मैं
ऊपर ऊपर से फिर से एक बार टच करूंगा। इंडिया में अभी के टाइम पे 6 पेमेंट बैंक हैं, 6 पेमेंट बैंक, एंड फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इंडिया में अभी के टाइम पे 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑलराइट। इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो थे स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये अलग चीज है। और पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स, वो भी कितने हैं? 12। कंफ्यूज नहीं होना है। 12 है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और 12 है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स कितने हैं? 12। ऑलराइट। उन 12 में से एक ये भी है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसने लोन दिया है किसको? JKIDFC को। अच्छा, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट किस हिसाब से? लार्जेस्ट एम कैप के हिसाब से, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से SBI इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। एम कैप का मतलब क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यह होता है आसान भाषा में SBI के कितने शेयर मार्केट में हैं। फॉर एग्जाम्पल SBI के 1000 शेयर मार्केट में हैं। अभी के टाइम पे करंट मार्केट प्राइस कितनी है पर शेयर? मान लो 10 रुपए, यानी कि 10 रुपीज करंट मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर। इसको, इन दोनों फिगर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। दैट मीन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। इन दो वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, या इन शॉर्ट उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम कैप। फाइनेंस वालों को यह भी समझना है, बिकॉज हमारे सिलेबस में है इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, उस हिसाब से यह टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ऑलराइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी के आई थिंक कुछ 1-2 महीने पहले की न्यूज है कि SBI ने पार किया कितना? 5 ट्रिलियन। SBI ने पार किया 5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। SBI ने पार किया कितना? 5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऑलराइट। ये लिमिट जो है ये भी इसने क्रॉस कर लिया। 5 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। ऑलराइट। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, पहले क्या था? पहले था बैंक ऑफ बॉम्बे, उसके बाद इसमें मिलाया गया बैंक ऑफ बंगाल, इसमें मिलाया गया बैंक ऑफ मद्रास, यानी कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक्स को मर्ज किया गया और बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1921। ऑलराइट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ यह कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको नेशनलाइज किया गया इन द ईयर 1955। नेशनलाइज करने के बाद इसका नाम बदल दिया गया एंड नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। एंड अभी के टाइम पे जो SBI के हेड है उनका नाम है दिनेश कुमार खरा। उनका क्या नाम है? दिनेश कुमार खरा। सॉरी। जम्मू टू होस्ट 11 डे सार्स फेयर 2023। जम्मू होस्ट करेगा 11 डे सारस फेयर 2023। सारस फेयर को जम्मू एंड कश्मीर होस्ट करेगा फ्रॉम February 4 to 14, यानी कि 11 डेज का ये फेस्टिवल या फेयर होगा। 11 डेज का ये फेयर होगा। कहां पे होगा? ये होगा बागे बहू जम्मू। कहां पे होगा? बागे बहू जम्मू। इस फेयर में क्या होगा? जो आर्टिजन्स हैं एंड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, दे विल पार्टिसिपेट इन दिस सरस फेयर। दे विल पार्टिसिपेट इन दिस सरस फेयर। ऑलराइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें होगा क्या? इसमें 75 स्टॉल्स एंड फूड कोर्ट्स भी लगाए जाएंगे। कहां पे? ये भी लगाए जाएंगे बागे बहू जम्मू। एंड इसको बोलते हैं नेशनल लेवल फूड एंड कल्चरल फेयर। सारस को क्या बोलते हैं? नेशनल लेवल फूड एंड कल्चरल फेयर। इट विल एग्जिबिट यूनिक एंड फेमस इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम
वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जम्मू एंड कश्मीर होस्ट करेगा किसको, सारस फेयर 2023 को 11 डेज के लिए। कहाँ पे, जम्मू में। एंड जम्मू में भी कहाँ पे, बागे बहू में। ऑलराइट, एंड दिस सारस फेयर, इट इज अ नेशनल लेवल फूड एंड कल्चरल फेयर। ऑलराइट, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। J&K Corps will be armed with corner shot weapon system. It has been designed and developed by DRDO. Jammu and Kashmir Police will purchase the weapon system from which of the following companies? इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट्स में इसको डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेन टेक्नोलॉजीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम क्या होता है, ये हमने प्रैक्टिस सेट्स में डिस्कस किया है। इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, बट प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट बाय जेन टेक्नोलॉजीज। इट इज अ कंपनी बेस्ड इन हैदराबाद, और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस इसी से लेगी 100 पीसेज ऑफ कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम। ऑलराइट, दिस कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम फैसिलिटेट शूटिंग अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द बिल्डिंग। एक तो खुद जो सिक्योरिटी पर्सनल होगा वो अपने आप को बचाएगा जो बिल्डिंग का कॉर्नर होगा, एंड ही विल बी एबल टू शूट द एनिमी को भी शूट करेगा और अपने आप को भी वॉल से बचाएगा, बिकॉज ये कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम बेंड होता है। यहां पे वापस आइए, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। अचंता शरत कमल को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022, यानी कि हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसको मिला, अचंता शरत कमल, एंड ही इज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, शिवा चौहान, शी इज अ फीमेल, ये न्यूज में थी, क्योंकि शी इज द फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कुमार पोस्ट इन द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पे एक कुमार पोस्ट है, वहां पे पहली वुमन ऑफिसर बनी है शिवा चौहान, जिसको वहां पे डिप्लॉय किया गया। ऑलराइट, एंड अवनी चतुर्वेदी, शी वॉज ऑल्सो इन न्यूज। क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट्स में एक एक्सरसाइज पढ़ी थी, उस एक्सरसाइज का नाम था वीर गार्डियन। ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, पहली बार होने जा रही है बिटवीन इंडिया एंड जापान। एंड ये जो अवनी चतुर्वेदी है, शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी आउटसाइड, मतलब अब्रॉड रिप्रेजेंट करेगी किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में, किसी एयरफोर्स एक्सरसाइज में। राइट, अवनी चतुर्वेदी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हु विल रिप्रेजेंट द नेशन अब्रॉड इन एनी वॉर गेम, यानी कि जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑलराइट, इंडिया और जापान के बीच में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है, अब ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मेरे साथ दोहराइए, धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन, जिमैक्स, शिन्यू मैत्री एंड सहयोग काइजन। धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन, जिमैक्स, शिन्यू मैत्री एंड सहयोग काइजन। ऑलराइट, ये 5 एक्सरसाइजेस होती हैं बिटवीन इंडिया एंड जापान। ऑलराइट, एक न्यूज आई थी, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले की न्यूज है, वो ये है कि इंडिया और इजिप्ट पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन 1। इंडिया और इजिप्ट पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कैरी आउट कर रहे हैं राजस्थान में, एंड उस एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन 1। उसका क्या नाम है, साइक्लोन 1। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो क्या है कि एक क्वाड ग्रुप है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन चारों कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं क्वाड, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ऑलराइट, अब इंडिया जो क्वाड मेंबर्स हैं, इंडिया इनके साथ क्या कैरी आउट करता है, 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। इंडिया कैरी आउट करता है क्वाड कंट्रीज के साथ 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये कि ये मान लो ये है इंडिया एंड ये है जापान। इंडिया और जापान के बीच में अगर 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग होता है किसी जगह पे,
तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर एंड इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर ये मीटिंग करेंगे किसके साथ? अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। मतलब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जापान एंड इस मीटिंग में होंगे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ जापान। यानी कि इसको बोलते हैं ना, यहां पे टू, यहां पे टू, इसी को बोलते हैं 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। इसमें कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं? फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। मैंने इससे पहले क्या बोला था? फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस नहीं, फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर और इनके काउंटर पार्ट्स, यानी कि दूसरी कंट्री से भी फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। इसी को बोलते हैं 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। और इंडिया किस किस कंट्री के साथ 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग कैरी आउट करता है? नोट कीजिए। एक तो इंडिया करता है जापान के साथ, क्वाड कंट्रीज के साथ, उसमें भी यूएसए भी है, जापान भी है एंड ऑस्ट्रेलिया भी है। इन तीनों के साथ इंडिया कैरी आउट करता है 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। लेकिन एक नॉन क्वाड कंट्री भी है जिसके साथ इंडिया 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग कैरी आउट करता है एंड वो नॉन क्वाड कंट्री है, नन अदर देन रशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, Jammu and Kashmir government signed pact with New Zealand for transforming sheep farming sector. Who is the current Prime Minister of New Zealand? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ, शीप फार्मिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आपको बताना है कि करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड कौन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेसिंडा आर्डर्न इज द करेक्ट आंसर। जेसिंडा आर्डर्न इज द करेक्ट आंसर। अब 2 दिन पहले की न्यूज क्या है? न्यूज यह है कि जेसिंडा आर्डर्न शी हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन। शी हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन, यानी कि ये रिजाइन कर रही है। जेसिंडा आर्डर्न विल रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड एंड जो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इनके बाद, आई थिंक फरवरी में बनेंगे, उनका नाम है क्रिस हिप्किंस। उनका क्या नाम है? क्रिस हिप्किंस विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। एंड जेसिंडा आर्डर्न की पार्टी का क्या नाम है? न्यूजीलैंड लेबर पार्टी। न्यूजीलैंड लेबर पार्टी। न्यूजीलैंड लेबर पार्टी इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जेसिंडा आर्डर्न। ऑलराइट। जॉर्जिया मेलोनी, ये कौन है? शी इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। शी इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, जॉर्जिया मेलोनी। ऑलराइट। एंड ये एनी एर्नो कौन है? एनी एर्नो है 2022 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। यानी कि एनी एर्नो, शी इज द विनर ऑफ 2022 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ये एक फ्रेंच पर्सन है, यानी कि फ्रांस से बिलोंग करती है एनी एर्नो। इनको मिला 2022 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि नोबेल प्राइज किन फील्ड्स में मिलता है? अच्छा, नंबर बता सकते हो? नंबर है 6, यानी कि नोबेल प्राइज कितने फील्ड्स में मिलता है? 6। कौन कौन? अभी मैंने आपको बोला, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड पीस। एक बार फिर से, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पीस। इन 6 फील्ड्स में मिलता है नोबेल प्राइज। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। मैथमेटिक्स में मिलता है फील्ड मेडल एंड इसी को बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। ऑलराइट। नोबेल प्राइज आपको याद करने हैं, बस मैं एक इनमें से दोहराऊंगा। वो ये है कि वो कौन सा है? नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये मिला तीन लोगों को। एक है एलएस बियालियात्स्की। एलएस बियालियात्स्की, ही इज अ पर्सन फ्रॉम बेलारस। इसको मिला नोबेल प्राइज फॉर पीस। और किसको मिला? इनके साथ किसको मिला? एक तो मिला एलएस बियालियात्स्की, एक मिला मेमोरियल। मेमोरियल इट इज अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन रशिया। एक मिला सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज एंड इट इज अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन यूक्रेन। यानी कि नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला 3 लोगों को, एक एलएस बियालियात्स्की, एक मेमोरियल इट इज अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन रशिया एंड एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज बेस्ड इन यूक्रेन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। बाकी भी आपको खुद से रिवाइज करने हैं। ऑलराइट।
यहां पे अभी मैंने बोला कि जियोर्जियो मेलोनी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की कैपिटल है रोम। एंड रोम में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है, एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों हेडक्वार्टर्स का, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है कहां पे? रोम में। ऑलराइट, याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है मेरे रोम रोम में खाना बसा है, मेरे रोम रोम में खाना बसा है। यहां पे भी फूड, यहां पे भी फूड। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? इटली की कैपिटल रोम में। ऑलराइट, कश्मीर's फास्ट बीटल बैग्स बिग एट शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक बहुत सारे मेरे दोस्त देख रहे होंगे या देखते होंगे। शार्क टैंक में हुआ क्या? श्रीनगर की एक कंपनी है जिसका नाम है, एक स्टार्टअप है जिसका नाम है फास्ट बीटल, जिसका नाम है फास्ट बीटल। हुआ ये कि ये फास्ट बीटल जो इसके ओनर हैं, एक है शेख सलीमुल्ला, एक है शेख सलीमुल्ला एंड दूसरे हैं आबिद रशीद। शेख सलीमुल्ला एंड आबिद रशीद ये गए कहां पे? शार्क टैंक में। एंड इन्होंने वहां पे पिच किया, इन्होंने वहां पे पिच किया इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड दे वर सक्सेसफुल, दे वर सक्सेसफुल। जो पीयूष बंसल है यानी कि सीईओ ऑफ लेंसकार्ट एंड अमन गुप्ता सीईओ ऑफ बोट, यानी कि जो स्पीकर्स वगैरह बनाते हैं ना, जो हेडफोन्स वगैरह बनाते हैं, स्पीकर्स वगैरह बनाते हैं, उसी के सीईओ बोट कंपनी, उसके सीईओ अमन गुप्ता एंड लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल, इन्होंने ऑफर दिया फास्ट बीटल को 7.5% इक्विटी। कितने के लिए? 90 लाख के लिए। ऐसे आप याद रखिए कि पीयूष बंसल एंड अमन गुप्ता ये इन्वेस्ट करेंगे 90 लाख रुपीस किस में? फास्ट बीटल, जो एक श्रीनगर का एक स्टार्टअप है या श्रीनगर की एक कंपनी है, स्टार्टअप है। इसमें पीयूष बंसल एंड अमन गुप्ता इन्वेस्ट करेंगे 90 लाख रुपीस। और इन्होंने क्या खरीदा? हिस्सेदारी खरीदी है 7.5% की इस कंपनी में। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फास्ट बीटल है ना, ये किसके रिलेटेड कंपनी है? ये बनी थी 2019 में एंड ये एक कुरियर एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज है। कुरियर एंड लॉजिस्टिक सर्विस, जैसे आप अगर अमेजोन से ऑर्डर करते हो तो अमेजोन थोड़ी डिलीवर करता है। डिलीवर या तो करेगा ई कार्ट, या तो करेगा जिसको बोलते हैं डिलीवरी, या तो होते एक और कंपनी होती है उसको बोलते हैं ब्लू डार्ट या कुछ बोलते हैं। यही कंपनीज होती है, इनको बोलते हैं कुरियर एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज कंपनी। उसी तरह की कंपनी है फास्ट बीटल। इट इज अ कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी, लॉजिस्टिक सर्विसेज कंपनी। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Scheduled tribe status has been announced for the Pahadi community by Home Minister Amit Shah. Amit Shah's Lok Sabha constituency is. शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया किनको? पहाड़ी कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। किसने दिया? होम मिनिस्टर अमित शाह। आपको बताना है कि अमित शाह की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन चारों में से कौन सी है? लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब इन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीता है। ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी कहां, किस हाउस के? लोकसभा के। आपको बताना है कि 2019 में इन्होंने कहां से इलेक्शन जीता था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर इज द करेक्ट आंसर। गांधीनगर इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ऑलराइट, अमित शाह अभी के टाइम पे होम मिनिस्टर भी हैं एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं, कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं। ऑलराइट, गांधीनगर कुछ टाइम पहले या कुछ महीने पहले न्यूज में था। क्यों? क्योंकि इंडिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट, इंडिया का पहला और वर्ल्ड का भी पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहां पे लगाया गया? ये लगाया गया कलोल, जो कि है गांधीनगर गुजरात में। यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एंड इंडियाज फर्स्ट। जब वर्ल्ड का फर्स्ट है तो मतलब इंडिया का भी फर्स्ट ही है। वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहां पे लगाया गया? कलोल, गांधीनगर गुजरात। कलोल, गांधीनगर गुजरात। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल
सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसका जो हेडक्वार्टर है उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई। किसने रखी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2022 में ही। कहां पे? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहां पे बनने जा रहा है? गिफ्ट सिटी। ये कहां पे है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। एंड गुजरात में कुछ टाइम पहले इलेक्शन भी हुए थे। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एट प्रेजेंट इज भूपेंद्र पटेल एंड गवर्नर इज आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एट प्रेजेंट इज भूपेंद्र पटेल एंड गवर्नर ऑफ गुजरात इज आचार्य देवव्रत। Minimum wages of daily wagers increased from rupees 225 to rupees 300 per day. जम्मू एंड कश्मीर में जो डेली वेजर्स हैं उनकी डेली वेजेस को इंक्रीज किया गया। पहले उनको मिलता था रुपीज 225 पर डे, अब उनको मिलेगा रुपीज 300 पर डे। ऑलराइट, इतनी ही न्यूज है, ये आपको याद रखनी है। Jammu and Kashmir government signed an MOU with Dubai-based Lulu Group for setting up a food processing and logistics hub in Srinagar. Who is the chairman of Lulu Group? Dubai-based Lulu Group श्रीनगर में फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब बनाएगा। आपको बताना है कि ये जो लूलू ग्रुप है ना, इस ग्रुप के चेयरमैन कौन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M.A. यूसुफ अली इज द करेक्ट आंसर। ही इज एन इंडियन ओरिजिन, यानी कि इंडियन ओरिजिन जो दुबई में सेटल हुए और वहां पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। लूलू ग्रुप सेटअप करेगा फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब कहां पे? श्रीनगर में। और ये इन्वेस्ट करेगा 200 करोड़। कितना इन्वेस्ट करेगा? 200 करोड़। एक और इंपॉर्टेंट चीज, तैयब इकरम, ये कौन है? तैयब इकरम, ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FIH। ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FIH। कुछ ही टाइम पहले की न्यूज है। FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकरम। FIH के हेडक्वार्टर कहां पे है? लॉज़ैन, स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेडक्वार्टर है। इसको ऐसे ही लिखते हैं FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हेडक्वार्टर कहां पे? लॉज़ैन, स्विट्जरलैंड। एंड न्यू प्रेसिडेंट इज तैयब इकरम। तैयब इकरम कहां से है? मकाओ। तैयब इकरम कहां से है? मकाओ एंड हांगकांग, दीज आर टू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना। इनको बोलते हैं स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना। ऑलराइट। अब्दुल लतीफ राशिद, ये कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद, ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। अब्दुल लतीफ राशिद इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। ऑलराइट। एक इंटरेस्टिंग न्यूज, इब्राहिम रईसी, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। वो इंटरेस्टिंग न्यूज ईरान के रिलेटेड ही है। इब्राहिम रईसी, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि ईरान में एक पुलिस है, उसका नाम है गश्ते इरशाद। ईरान में एक पुलिस है, उसका नाम है गश्ते इरशाद। ऑलराइट, इसको बोलते हैं गाइडेंस पेट्रोल्स या मोरालिटी पुलिस। गश्ते इरशाद, ईरान में एक पुलिस है, उसका नाम गश्ते इरशाद है, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं गाइडेंस पेट्रोल्स या मोरालिटी पुलिस। इसका काम होता है एनफोर्स करना इस्लामिक ड्रेस कोड इन पब्लिक। इस पुलिस फोर्स का काम है एनफोर्स करना इस्लामिक ड्रेस कोड इन पब्लिक। स्पेशली फीमेल्स के लिए ये फोर्स बनाई गई है कि फीमेल्स को एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड बताया गया है, वही उनको पब्लिक में पहनना है, जैसे कि हेड स्कार्फ एंड लूज क्लोथ्स इन पब्लिक। ऑलराइट। हुआ क्या? अब हुआ ये कि ईरान की एक फीमेल थी, उनका नाम था महसा अमीनी। उनका क्या नाम था? उनका नाम था महसा अमीनी। उनका क्या नाम था? महसा अमीनी। ठीक है। वन डे शी वेंट आउट, एक दिन वो बाहर गई, एंड ये जो मॉरल पुलिस है उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट क्यों किया? बिकॉज इस पुलिस ने ये बोला कि शी हैज ब्रीच्ड ईरानस रूल्स, जो क्लोथिंग रूल्स हैं वो उन्होंने ब्रीच किए हैं
इसीलिए इनको अरेस्ट किया गया। किसको? महसा अमीनी को। ऑलराइट, हुआ क्या? हुआ ये कि आफ्टर 3 days इन शी डाइड इन पुलिस कस्टडी। 3 दिन बाद इनकी पुलिस कस्टडी में ही डेथ हो गई। किसकी? महसा अमीनी की डेथ हो गई। अब जो विमेन ऑफ ईरान है या जो बाकी जो सिटीज में वहां पे रहती है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट हुए पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर। इसी जो मॉरल पुलिस है गश्ते इरशाद, इसको बोला कि इसको हटाओ, ये विमेन पे काफी जुल्म कर रही है। ऑलराइट, पुलिस ने ये बोला कि ये जो महसा अमीनी है शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, लेकिन पब्लिक ने ये मतलब इल्ज़ाम लगाया कि शी डाइड ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, यानी कि पुलिस ने इसी गश्ते इरशाद ने जेल में इसको काफ़ी पीटा एंड बिकॉज ऑफ दैट ये इसकी डेथ हो गई महसा अमीनी की। वहां पे फिर ईरान में काफ़ी खतरनाक प्रोटेस्टर्स हुए। ये थी न्यूज़। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो टाइम मैगजीन है उसने क्या किया? उसने डिक्लेयर किया विमेन ऑफ ईरान को क्या? हीरोज ऑफ द ईयर 2022। ये न्यूज़ थी। टाइम मैगजीन डिक्लेयर्ड विमेन ऑफ ईरान एज द हीरोज ऑफ द ईयर 2022। रीजन यही कि ये जो मॉरल पुलिस है ईरान में, इसके खिलाफ जो विमेन ऑफ ईरान है उन्होंने काफी खतरनाक प्रोटेस्ट किया। राइट, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है? वो ये है कि ये तो मैंने बोला कि टाइम मैगजीन हीरोज ऑफ द ईयर 2022, लेकिन अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022, वो कौन है? वो है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एंड स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, एंड लोगों का जो जज्बा है स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के लोगों का जज्बा, ये दोनों हैं टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022। ऑलराइट, वन बीट गार्ड वन विलेज, ये स्कीम क्या है? ये स्कीम ये है कि इसके अंदर 1500 विलेजेस में ग्रीन स्पेसेस क्रिएट की जाएंगी। वन बीट गार्ड वन विलेज जो है, इस स्कीम के अंदर 1500 विलेजेस में ग्रीन स्पेसेस क्रिएट की जाएंगी इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। जो गवर्नमेंट है वो फ्री प्लांट्स, फ्री सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द विलेज पंचायतस, एंड उनको कहाँ पे प्लांट करना है? जो जो वेस्ट लैंड्स होती है या खाचराई है, जो जो गवर्नमेंट लैंड है कहीं पे ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उस पे वो उन प्लांट्स को ग्रो करना है ताकि ग्रीन स्पेसेस क्रिएट हो। एंड वन बीट गार्ड वन विलेज में कितनी ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करनी है? 1500 विलेजेस में ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करनी है। आपको ये नंबर याद रखना है। ऑलराइट, इतना ही इस स्कीम में आपको जानना है। वहां पे इस गार्ड को देखते पुलिस में टिक कर देना, ठीक है? वन बीट गार्ड वन विलेज, इट इज a program to create green spaces in 1500 villages. All right, Jammu and Kashmir becomes first Indian union territory to completely shift to e-governance mode. जम्मू एंड कश्मीर पहली इंडियन यूनियन टेरिटरी बनी है जो पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट हो गई है। यानी कि अब आपको क्या है? अब आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। एज पर द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है, हर कोई सर्विस आपको ऑनलाइन अवेलेबल कराई जाएगी या कराई गई है ऑलरेडी। यहां पे लिखा है ओवर 400 सर्विसेज अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स आर नाउ ऑफर्ड ऑनलाइन। और यह भी कहा गया है बाय दी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी सर्विस अब ऑफलाइन नहीं है, और किसी भी एप्लीकेंट को अब ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस इन पर्सन जाने की जरूरत नहीं है, विजिट करने की जरूरत नहीं है। हर कोई सर्विस आपको घर बैठे मिल जाएगी ऑनलाइन। ऑलराइट, ये न्यूज आपको याद रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन यूनियन टेरिटरी टू कंप्लीटली शिफ्ट टू ई गवर्नेंस मोड। ई इन ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, चीफ सेक्रेटरी लॉन्चेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग मंथली परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, इन्होंने लॉन्च किया एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल, जिस पोर्टल की हेल्प से सरकारी जो एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उन्होंने एक मंथ में क्या काम किया उस काम की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा कि वो कैसा काम कर रहे हैं। वो ऐसी खाली बैठे तो नहीं है या चाय पी रहे हैं,
वो काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस पोर्टल से वो पता किया जाएगा। यहाँ पे इस पोर्टल का होम पेज है। यह है ईपीएम पोर्टल, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल। जब आपकी जॉब लगेगी आपको भी ये हर मंथ फिल करना पड़ेगा कि आपने इस मंथ में क्या काम किया। ऑल राइट, sorry. What is the length of T49 railway tunnel, the longest railway tunnel in India? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेंथ ऑफ T49 रेलवे टनल इज 12.758 किलोमीटर्स। 12.758 किलोमीटर्स इज द लेंथ ऑफ T49 रेलवे टनल एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है डिस्ट्रिक्ट रामबन में। किसमें? डिस्ट्रिक्ट रामबन में। जो इसका नॉर्दर्न स्टेशन है यानी कि नॉर्दर्न एंड है उसको बोलते हैं अरपिंचला, एंड जो इसका सदर्न एंड है उसको बोलते हैं सुंबर। उसको क्या बोलते हैं? सुंबर। ऑलराइट, एंड दिस T49 रेलवे टनल इट इज पार्ट ऑफ USBRL। USBRL क्या है? उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। It has been declared as the project of national importance in the year 2002 and estimated cost of Udhampur Srinagar Baramulla rail link project is 28,000 crores। 28,000 crores। 14.2 ये है जोजिला टनल। 9.2 श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। 11.2 ये है पीर पंजाल रेलवे टनल। Chief Secretary Dr. Arun Kumar Mehta launched an e-library initiative of the Information Technology Department। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो अरुण कुमार मेहता है उन्होंने एक ई-लाइब्रेरी इनिशिएटिव लॉन्च किया। ठीक है, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी 5 लैंग्वेजेस में, जो यहाँ पे लर्निंग रिसोर्स है वो 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी। आपको बताना है कि इस ई लाइब्रेरी का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई किताब कोश इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। इसको लॉन्च किया किसने? अरुण कुमार मेहता। एंड जो लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे इस ई लाइब्रेरी में वो किस लैंग्वेज में होंगे? इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी। ऑलराइट, Jammu and Kashmir launches app to help people lodge complaints online। न्यूज क्या है? न्यूज यह है कि जो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसने लॉन्च की एक ऐप जिसका नाम है जन निगरानी। जिसका नाम है जन निगरानी। एंड कोई भी अगर स्कीम है, आपको लगता है कि आपको ये जो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की कोई स्कीम है, आपको लगता है कि इस स्कीम में काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ है आपके एरिया में और आपको कंप्लेन फाइल करनी है, तो आप जन निगरानी ऐप को डाउनलोड करके उस किसी भी स्कीम में जिसमें आपको कंप्लेन करनी है वो आप इस वेबसाइट के, इस ऐप के थ्रू कर सकते हो। राइट, ये ऐप किसकी है? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की। जम्मू एंड कश्मीर एस्टैब्लिश्ड विच प्लेटफॉर्म टू ऑब्टेन फीडबैक ऑन सर्विस डिलीवरी। अभी मैंने बोला कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है, इन्होंने बोला कि हम पहली इंडियन यूनियन टेरिटरी है जो पूरी तरीके से हर कोई गवर्नमेंट सर्विस अब ऑनलाइन प्रोवाइड करेगी। अब क्या किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे जो आपको सर्विस मिल रही है ऑनलाइन वो कितनी अच्छी मिल रही है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, यानी कि आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। किस प्लेटफॉर्म पे आप फीडबैक शेयर कर सकते हो ऑन सर्विस डिलीवरी? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ई उन्नत इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस जो आपको ऑनलाइन मिली है, आप अपना फीडबैक इस ई उन्नत पे शेयर कर सकते हो कि आपको सर्विस ठीक से मिली, कितना टाइम लगा, कितना टाइम नहीं लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। ऑलराइट, ये आजान पोर्टल क्या है? ये है आपकी जमीन आपकी निगरानी। आपकी जमीन आपकी निगरानी, ये एक पोर्टल है जिसमें इजी ऑनलाइन एक्सेस टू द लैंड रिकॉर्ड्स आपको मिलेगा। इजी ऑनलाइन एक्सेस टू द लैंड रिकॉर्ड्स, वो है आजान आपकी जमीन आपकी निगरानी।
यही है आज़ान पोर्टल, यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। एक और पोर्टल है जिसका नाम है अवसर पोर्टल। एक और पोर्टल है, इसका नाम है अवसर पोर्टल। ये क्या, इस पोर्टल में क्या है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ। ठीक है, रियल टाइम में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है फॉर द यूथ, वो इस अवसर पोर्टल पे अवेलेबल होंगी। इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स, यानी कि आज़ान पोर्टल रिलेटेड टू लैंड, अवसर पोर्टल रिलेटेड टू जॉब्स। ठीक है, जन निगरानी, कोई भी अगर पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की अगर कोई स्कीम है, आपको कंप्लेंट करनी है, आप उस पर कर सकते हो। ऑलराइट, यही कीवर्ड आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ऑप्शन टिक करने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। एंड ये जो सतर्क नागरिक है, ये 2021 की न्यूज है। सतर्क नागरिक, क्या ये भी एक ऐप है जिसमें अगर कहीं पे अगर करप्शन होता है, अगर आपको कंप्लेन करनी है, सतर्क नागरिक ऐप की हेल्प से आप कोई भी ग्रीवेंस डाल सकते हो, चाहे वो करप्शन के रिलेटेड हो या कोई और हो। ऑल राइट, 2 digital banking units, one each in Jammu and Srinagar, were inaugurated by PM Modi as part of country-wide dedication of dash DBUs to the nation. 2 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इनॉग्रेट किए गए, यानी कि वर्चुअली इनॉग्रेट किए गए, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में। किसने किए? पीएम मोदी ने। आपको बताना है कि टोटल इस दिन पे कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 75 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को डेडिकेट किया गया टू द कंट्री। किसके लिए? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को इनॉग्रेट किया गया इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ऑलराइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि कोई अगर ऐसा एरिया है जहां पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंची है, उस एरिया में भी बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना है, और वो जो वहां पे लोग हैं उनको भी ये जो बैंकिंग का नेट है उसमें लाना है, ताकि अगर सरकार कल को जाके अगर कोई स्कीम लॉन्च करती है तो उसको सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उसको हेल्प हो जाए डायरेक्टली, बीच में कोई इंटरमीडिएरी ना हो। उसके लिए जरूरी है कि उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसीलिए सरकार अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रही है। ऑलराइट, ये न्यूज क्या है? ये न्यूज ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंडर जम्मू एंड कश्मीर ने सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंडर जम्मू एंड कश्मीर ने सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट की है। ऑलराइट, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था 2008 में। ये लॉन्च हुआ था 2008 में। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। लेकिन जो इसकी नोडल एजेंसी है वो ये है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज द नोडल एजेंसी फॉर प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, तो लेमैन लैंग्वेज में ये एक लोन स्कीम है। ये एक लोन स्कीम है, लेकिन इसमें आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। इसमें आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं या इंटरेस्ट में आपको छूट मिलती है, यानी कि इट इज अ क्रेडिट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इट इज अ क्रेडिट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एंड इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कुछ पैसा सेंटर देगी, कुछ पैसा स्टेट देगी, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब पूरा पैसा सेंटर देगी। ऑलराइट, 100%। एंड यही प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें 2021-2022 इस फाइनेंशियल ईयर में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने यह बोला कि हमने 1.73 लाख जॉब्स क्रिएट की है। 1.73 लाख जॉब्स क्रिएट की है। ऑलराइट, ये न्यूज थी। और जम्मू एंड कश्मीर ने 21,640 मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज यूनिट्स सेटअप की हैं। सबसे स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा नंबर किसका है? JNK का। ऑलराइट,
एंड बीच में एक न्यूज आई थी, न्यूज यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को अप्रूव किया है और 5 सालों के लिए, यानी कि फ्रॉम 2020 टू 2021 टू 2025 2026 और 5 सालों के लिए प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को कंटिन्यू किया गया है। एंड इसके लिए एडिशनल अमाउंट जो सरकार ने रखा है वो है 13,554.42 करोड़। 13,554.42 करोड़ एडिशनल अमाउंट सरकार ने और 5 सालों के लिए इस स्कीम में रखा है। ऑलराइट, पहले क्या होता था इस स्कीम में ये था कि अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, आपको मैक्सिमम कितना अमाउंट मिलेगा, 25 लाख आपको लोन मिलेगा मैक्सिमम। एंड अगर आपको कोई सर्विस यूनिट लगाना है, यानी कि जहां पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आपको मैक्सिमम लोन जो मिलेगा वो था 10 लाख। अब ये लिमिट्स चेंज कर दी गई है। अगर अब आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है तो अब आपको मिल सकता है अप टू 50 लाख लोन। अगर आपको सर्विसेज यूनिट लगाना है तो आपको मिल सकता है अप टू 20 लाख लोन। ऑलराइट, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद साइंड पैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स साइट्स टू एम्पावर 1800 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद ने किस ई कॉमर्स साइट के साथ पैक्ट साइन किया, एमओयू साइन किया 1800 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए। मतलब जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं 1800, इनके प्रोडक्ट्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल कराए जाएंगे एंड जो लोग हैं वो फिर इसको खरीदेंगे और इससे एम्पावर होंगे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीशो इज द करेक्ट आंसर। इसकी टैगलाइन पहले थी ना, सही सही लगाया है, वही है ये मीशो। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जम्मू एंड कश्मीर ने फ्लिपकार्ट के साथ भी एक एमओयू साइन किया है टू हेल्प लोकल आर्टिजन्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, टू हेल्प लोकल आर्टिजन्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आंसर आएगा मीशो। अगर क्वेश्चन आएगा लोकल आर्टिजन्स को हेल्प करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने किसके साथ एमओयू साइन किया, तो आंसर आएगा फ्लिपकार्ट। वहां पे एग्जाम में आंखें खुली रखनी है, देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर रहा है, अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर रहा है जिससे बायर्स को डायरेक्टली लिंक किया जाएगा किसके साथ, लोकल आर्टिजन्स के साथ। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है जिससे बायर्स को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा किसके साथ, लोकल आर्टिजन्स के साथ। राइट, Amazon, इसके ओनर है जेफ बेजोस, इसके ओनर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी जो है उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस की जो स्पेस कंपनी है उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। जैसे इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी का क्या नाम है, स्पेस एक्स, वैसे ही जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी है उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। उसका क्या नाम है, ब्लू ओरिजिन। एंड जो बाइडेन है, ही इज द करंटली ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उनसे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन से पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने ब्लॉक किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम है ट्रुथ सोशल। उसका क्या नाम है, ट्रुथ सोशल। इट इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। ऑलराइट, यहां पे न्यूज है अबाउट आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार या अवार्ड। आयुष्मान उत्कृष्टता आयुष्मान आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार। यार हिंदी बहुत टाइम हुआ प्रैक्टिस किए हुए, अब जबान भी फंस रही है। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी वो है आंध्र प्रदेश। यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है, इन दोनों ग्रुप्स में से आंध्र प्रदेश। टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट वो भी है आंध्र प्रदेश का, उसका नाम है परिवर्तपुरम। परिवर्तपुरम आंध्र प्रदेश, यानी कि परिवर्तपुरम मन्यम। इसकी स्पेलिंग है PARVARTHIPURAM, परिवर्तपुरम मन्यम, MANNIYAM।
YAM आंध्र प्रदेश। ऑल राइट, एंड मैंने बोला टॉप परफॉर्मिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी आंध्र प्रदेश, टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट परिवर्थपुरम मनियम आंध्र प्रदेश, एंड बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ एंड JNK। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ एंड JNK, एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट केरला। ऑल राइट, एक बार फिर से टॉप परफॉर्मिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में टॉप किसने किया? आंध्र प्रदेश। टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट परिवर्थपुरम मनियम आंध्र प्रदेश, बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ एंड JNK, एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है केरला। ऑल राइट, इतना ही आपको इसमें याद रखना है। अंडर द परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम, how much % subsidy on freight charges is given for carrying perishable fruits harvested in Jammu and Kashmir for shipment through air cargo? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, इसका नाम है परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर आप पेरिशेबल्स, उसको बोलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो ऐसी चीजें जो जल्दी खराब होती हैं, अगर कोई फ्रूट ग्रोवर या वेजिटेबल ग्रोवर एक्सपोर्ट करना चाहता है अपना प्रोडक्ट इंडिया में किसी भी स्टेट में, और अगर आप ये एयरप्लेन के थ्रू यानी कि एयर कार्गो के थ्रू अगर आप ये एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट जितना भी आपको खर्चा आएगा गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। कितना? 25%। कितना? 25%। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऑल राइट, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम में 25% सब्सिडी मिलती है अगर कोई पेरिशेबल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स शिप करेगा थ्रू एयर कार्गो। ऑल राइट, एंड JKHPMC ये नोडल एजेंसी है इस स्कीम के लिए। जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन। जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन ये नोडल एजेंसी है किसके लिए? परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम के लिए। ऑल राइट, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक कंपनी है जिसका नाम है सेंचुरी फाइनेंशियल। ये एक UAE की कंपनी है। ये $100 मिलियन जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेगी। सेंचुरी फाइनेंशियल विल इन्वेस्ट $100 मिलियन इन जम्मू एंड कश्मीर। और इस इन्वेस्टमेंट से सेंचुरी फाइनेंशियल क्या करेगा? 3 होटल्स बनाएगा एंड एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। यानी कि UAE की एक कंपनी जिसका नाम है सेंचुरी फाइनेंशियल, ये इन्वेस्ट करेगी $100 मिलियन इन जम्मू एंड कश्मीर, 3 होटल्स बनाएगी एंड एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बनाएगी। ऑल राइट, यहां पे आइए। दुबई की एक कंपनी है, उसका नाम है MR ग्रुप। ये एक शॉपिंग मॉल बनाएगी। कहां पे? श्रीनगर में। अभी हमने देखा था कि फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा श्रीनगर में। बनाएगा कौन? लुलु ग्रुप। दूसरी न्यूज, सेंचुरी फाइनेंशियल $100 मिलियन जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेगा और क्या बनाएगा? 3 होटल्स एंड एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तीसरी न्यूज है, MR ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर में एक शॉपिंग मॉल बनाएगा। एंड दुबई की एक और एक कंपनी जिसका नाम है DP वर्ल्ड। ये DP वर्ल्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, जिसको बोलते हैं ड्राई पोर्ट, ये बनाएगी। कहां पे? कठुआ में। कहां पे बनाएगी? कठुआ में। एंड एक और लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया है। कहां पे? श्रीनगर में। यानी कि एक ड्राई पोर्ट बनेगा कठुआ में और एक और लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया है श्रीनगर में। ये जो DP वर्ल्ड है ये 2 ड्राई पोर्ट या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इन 2 जगहों पे बनाएगा। ऑल राइट, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट सिंपल एंड ल्यूसिड फॉर यू। ये हमारा लास्ट वीडियो था करंट अफेयर सीरीज का। हमने डिटेल्ड करंट अफेयर्स कवर किए हैं जम्मू एंड कश्मीर के फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। इवन मैंने जनवरी 2023 की भी
कुछ न्यूज़ इसमें डाली है, इंक्लूड की है। आप बस इनको रिवाइज कीजिए, चाहो तो नोट्स बनाओ, चाहो तो जो PDF फाइल मैं प्रोवाइड करूंगा उससे रिवाइज करो। सबसे बेटर ये होता है कि आपको पहले वीडियो देखना है, जब कभी फिर से टाइम मिले तो वीडियो को 1.5x पे चलाना है, जब एग्ज़ाम आएगा तो 1.75x पे फिर से वीडियो को देखना है, इससे ज़्यादा रिटेन होता है दिमाग में। ठीक है, ये मेरी एक पर्सनल सजेशन थी, बाकी द चॉइस इज़ ऑल योर्स, जैसे आपको रिवाइज करना है वैसे आप करो। एंड ये हमारा लास्ट वीडियो था। अब हमारी वाकई में हमारी मुलाकात होगी आफ्टर एग्ज़ाम, बिकॉज ये मैंने बड़े जोश जोश में आके आपको बोला कि मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया था, मैं फिर हट नहीं पाया अपने प्रॉमिस। अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि जो प्रैक्टिस सेट्स 5 है वो मैंने लाए थे, दैट वाज इनफ, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स, मैं ये आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए मैंने ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ बनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए जो JKSSB को टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।